हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी झारखंड। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं झारखंड की जनजाति क्लास में। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या यदि पूछा जाए तो वर्तमान समय में जनजातियों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 33। पूर्व में जनजातियों की जनसंख्या, इससे पहले जब अगर 33वीं जनजाति, झारखंड की 33वीं जनजाति के बारे में बात किया जाए तो कौन हो जाएगी? पुरान जनजाति। पुरान जनजाति को 33वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया। और इसे कब अधिसूचित किया गया? तो 8 अप्रैल 2022 ईस्वी को 33वीं जनजाति के रूप में पुरान जनजाति को मान्यता दिया गया। इससे पूर्व झारखंड में 32 जनजाति थी और 32 जनजाति में 32वां जनजाति कौन थी? तो 32वां जनजाति कोल जनजाति थी, जिसे 8 जनवरी 2008 को 32वीं जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। और इसी प्रकार से 31वीं जनजाति यदि पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? कंवर जनजाति। और इससे भी 8 जनवरी 2008 ईस्वी को जनजाति 31वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया। अगर झारखंड में आदिम जनजाति के बारे में पूछा जाए, यानी कि पीटीजी ग्रुप की यदि पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप की यदि बात की जाए तो झारखंड में प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप कितना हो जाएगा? इनकी जनसंख्या 8 है। और कौन कौन है इसको हम लोग आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो देखिए, झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीनतम जनजाति की यदि बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा असुर जनजाति। असुर जनजाति सबसे पहले झारखंड आने वाली जनजाति है। असुर जनजाति के बाद दूसरी जनजाति कौन सी है? बिरोर जनजाति। और तीसरी जनजाति बिरजिया जनजाति। तो ऐसे कर्म में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर जनजाति हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, 600 ईस्वी में कौन सी जनजाति का झारखंड क्षेत्र में आगमन होता है? तो कौन सी जनजाति का 600 ईस्वी में झारखंड आगमन होता है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडा तथा हो। मुंडा और हो जनजाति का 600 ईस्वी में झारखंड में आगमन होता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यानी कि झारखंड में जनजातियों का कितना प्रतिशत है? तो 26 जनजातियों की जनसंख्या 26.2% है। और 33 तो हो जाएगा झारखंड में जनजाति। देखिए, हर जनजाति झारखंड में जनजाति वर्तमान समय में कौन लेटेस्ट जनजाति? पुरान जनजाति, जिसको 8 अप्रैल 2022 ईस्वी को बार बार रिपीट कराया जाएगा ताकि आपको कहीं से भी भूलना नहीं है। झारखंड में यदि जनजाति पूछा जाएगा तो 26.20%। अगर सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड में जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या यदि पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? रांची। अगर जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या रांची, परंतु यदि परसेंटेज में पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला तो हो जाएगा खूंटी जिला। और इसी प्रकार से सबसे कम जनजाति जनसंख्या झारखंड में कहाँ पे है? तो हो जाएगा कोडरमा जिला। तो इतना बात हम लोग को ध्यान रखना है। और 29.76 हो जाएगा झारखंड में 29.76%। तो अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भैया देखिए, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी? तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति सही आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी। और इसकी यदि प्रतिशत देखा जाए तो करीब 35% से इसकी जनसंख्या झारखंड में पाई जाती है। तो जनजाति जनसंख्या में इसका स्थान प्रथम है। और दूसरा, झारखंड में दूसरी बड़ी जनजाति उरांव हो जाएगी। और तीसरी बड़ी जनजाति मुंडा। और चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी।
यदि उरांव जनजाति की जनसंख्या झारखंड में यदि बोला जाए तो 18.14% के करीब होगी। 18.14% उरांव जनजाति की जनसंख्या होगी। अगर मुंडा जनजाति की जनसंख्या की बात की जाए तो 14.56% मुंडा जनजाति की जनसंख्या होगी। हम लोग डिटेल में इसके बाद एक एक करके उरांव मुंडा जनजाति के बारे में ऑप्शन से ही देखेंगे। तो यानी कि एग्जामिनेशन में कहीं भी क्वेश्चन छूटने की बात नहीं है, बस आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे। आपको झारखंड की जनजाति के बारे में सारा कुछ जितना भी एग्जाम में आता है वो सब कंप्लीट हो जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति की, यहाँ पे स्वशासन हो जाएगा। संथाल जनजाति की स्वशासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? देखिए संथाल जनजाति की स्वशासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा मांझी परगणित शासन व्यवस्था। और मांझी परगणित शासन व्यवस्था में ग्राम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मांझी। अगर सर्वोच्च और मांझी परगणित व्यवस्था में सर्वोच्च पद यदि पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? परगणित। सर्वोच्च पद परगणित। और मांझी शासन व्यवस्था में ही एक पद है लासेर, एक पद है लासेर टंगोय। लासेर टंगोय इसका क्या काम है? ये गांव का सुरक्षा प्रहरी के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही इसमें एगो है भगदो प्रजा। भगदो प्रजा का क्या काम है? भगदो प्रजा का ग्राम के बुद्धिजीवी लोग या फिर वृद्ध जन का समूह होता है। और एक है सुसारिया। सुसारिया का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए सुसारिया जो होता है ग्राम सभा जो होता है ना उसका संचालन करता, ग्राम सभा का संचालन करता को सुसारिया के नाम से जाना जाता है। देखिए इधर लिखिए, इधर तो छिप जाएगा। सुसारिया जो कि ग्राम सभा का संचालन करता को सुसारिया के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार देखिए पढ़ा स्वशासन व्यवस्था। पढ़ा स्वशासन व्यवस्था किसकी स्वशासन व्यवस्था है? तो उरांव जनजाति की स्वशासन व्यवस्था को पढ़ा स्वशासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है हड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था है, जिसमें ढोकलो का अर्थ क्या होता है? बैठक। ढोकलो का अर्थ बैठक। और सोहोर का अर्थ क्या हो जाएगा भाई? सोहोर का अर्थ हो जाएगा अध्यक्ष। सोहोर का अर्थ अध्यक्ष हो जाएगा। यहाँ मुंडा मान के शासन व्यवस्था हो तथा मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था हो जाएगी। तो इतना कुछ अपने नोट्स कर लीजिएगा, यानी कि संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था, मांझी परगणित शासन व्यवस्था हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति कितने गोत्र तथा कितने हड़ में विभाजित है? तो देखिए संथाल जनजाति कितने गोत्र और कितने हड़ में विभाजित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया 12 गोत्र। संथाल जनजाति जो है 12 गोत्र और 4 हड़ में विभाजित है। तो 4 हड़ इसमें कौन कौन हो जाएगा? देखिए संथाल जनजाति में 4 हड़ जो है, एक है किस्कू हड़, दूसरा है मुर्मू हड़, तीसरा है सोरेन हड़ और चौथा है मारूड़ी हड़। ये 4 हड़ संथाल जनजाति जो है 4 हड़ में विभाजित है, जिसमें किस्कू हड़ जो है ये है राजा, और ये मुर्मू हड़ जो है पुजारी, और सोरेन जो है सैनिक और मारूड़ी जो है किसान। तो इसको भी हम लोग को नोट डाउन कर लेना है। तो संथाल जनजाति में गोत्र की संख्या कितनी हो गई? तो 12 गोत्र और 4 हर। 4 हर कौन कौन सा आ जाएगा? किस्कू, मुर्मू, सोरेन, मारूड़ी। किस्कू जो होता है राजा होता है, मुर्मू पुजारी होता है, सोरेन सैनिक होता है और मारूड़ी किसान होता है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है संथालों में कितने प्रकार का विवाह होता है? देखिए संथालों में विवाह के जो प्रकार होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? तो संथालों में विवाह जो होता है 8 प्रकार का होता है। संथालों में विवाह जो होता है 8 प्रकार का होता है। तो हम लोग देख लेंगे एक एक करके कौन कौन से विवाह होते हैं। तो सबसे पहला विवाह जो है किरिंग। किरिंग विवाह जो कि सर्वाधिक संथाल जनजातियों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो होता है किरिंग बापला।
विवाह को ये लोग क्या कहते हैं, संथाल जनजाति बापला, विवाह को बापला के नाम से जाना जाता है। तो किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित, किरिंग बापला जो है सर्वाधिक प्रचलित बापला है। दूसरा है किरिंग के बाद दीपिल बापला, दीपिल किरिंग बापला के बाद दीपिल बापला। दीपिल बापला जो होता है हठ विवाह होता है, दीपिल बापला हठ विवाह होता है। और तीसरा है इतूत बापला, तीसरा है इतूत बापला, तीसरा कौन सा है, इतूत बापला। इतूत बापला प्रेम विवाह है, संथाल जनजाति में प्रेम विवाह को इतूत बापला के नाम से जाना जाता है। और चौथा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो हम लोग 8 विवाह को देखेंगे। इतूत बापला प्रेम विवाह, और उसके बाद सदाई बापला, सदाई बापला जो है ये क्रय विवाह, सदाई बापला को क्रय विवाह के नाम से जाना जाता है। गोलाइटी, गोलाइटी विवाह, गोलाइटी विवाह को विनिमय, गोलाइटी विवाह को विनिमय विवाह कहा जाता है। अगला है सांगा बापला, आ गया सांगा बापला जो कि विधवा विवाह, संथाल जनजाति में विधवा विवाह को सांगा बापला के नाम से जाना जाता है। आधा है जमाई बापला, आगे है जमाई बापला। जमाई बापला जो होता है सेवा विवाह हो जाता है, जमाई बापला क्या हो जाएगा, सेवा विवाह हो जाएगा। और अगला है निर्विलोक, अगला है निर्विलोक बापला जो कि हठ विवाह, निर्विलोक बापला भी हठ विवाह हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि संथालों में विवाह के 8 प्रकार होते हैं। और देखिए विवाह को बापला के नाम से जाना जाता है। और इसमें किरिंग बापला जो है सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। किरिंग बापला 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हो जाएंगे, किरिंग बापला जो कि सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, दीपिल बापला जो कि हठ विवाह है, इतूत बापला जो कि प्रेम विवाह है, सदाई बापला जो कि क्रय बापला है, गुलाइटी बापला जो कि विनिमय बापला है, सांगा बापला जो कि विधवा विवाह को सांगा बापला कहा जाता है, सदाई यानी कि जमाई बापला जो है सेवा विवाह है, और निर्विलोक बापला ये भी हठ विवाह है। तो इस प्रकार से हम लोग 8 विवाह के प्रकार को देख लिए। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति में वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को दिए जाने वाले वधु मूल्य को क्या कहते हैं। यानी कि जनजातियों में क्या होता है कि वर पक्ष के द्वारा यानी कि जो लड़का है वो लड़की को वधु मूल्य देता है, जिसको अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं संथाल जनजातियों में, संथाल जनजातियों में वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को दिए जाने वाले वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पौन हो जाएगा। और देखिए ये भी वधु मूल्य है, ये मुंडा जनजाति का वधु मूल्य है जिसको गोनोंग टक्का, मुंडा जनजाति के वधु मूल्य को गोनोंग टक्का कहा जाता है। और जब मुंडा जनजाति में तलाक हो जाता है तो ये गोनोंग टक्का को लड़की के द्वारा वापस करना होता है, लड़की जो है लड़का को वापस करती है गोनोंग टक्का। देखिए संथाल जनजाति में वधु मूल्य को पौन और मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को गोनोंग टक्का के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस जनजाति के युवा गृह का नाम घोटुल है। देखिए जनजाति में युवा गृह अति फेमस है क्योंकि युवा गृह में ही जनजातियों के लड़के लड़कियां को सामाजिक ज्ञान, सामाजिक रीति रिवाज, नाच गान से प्रेरित किया जाता है और वहीं पे युवा गृह में उससे संबंधित ज्ञान भी दिया जाता है, इसीलिए जनजातियों में युवा गृह अति फेमस है। देखिए झारखंड के किस जनजाति के युवा गृह का नाम घोटुल है। तो देखिए किस जनजाति के युवा गृह का नाम घोटुल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल। देखिए संथाल जनजाति के युवा गृह का नाम घोटुल है। अगर मुंडा जनजाति के युवा गृह का बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा गीती ओड़ा। गीती ओड़ा किस जनजाति का युवा गृह का नाम है, तो गीती ओड़ा जो है मुंडा जनजाति का युवा गृह का नाम है। अगर उरांव जनजाति का युवा गृह बोला जाए तो इसका हो जाएगा धुमकुड़िया। धुमकुड़िया जो है उरांव जनजाति का युवा गृह है और इसमें भी लड़कों के लिए अलग युवा गृह और लड़कियों के लिए, उरांव जनजातियों में लड़का और लड़कियों के लिए अलग अलग धुमकुड़िया होती है। लड़कों के युवा गृह को जोंक एड़पा
लड़कों के युवा गृह को जोंक एड़पा के नाम से जाना जाता है और लड़कियों के युवा गृह को पेल एड़पा के नाम से जाना जाता है। ये उरांव जनजाति के युवा गृह। तो युवा गृह घोटुल जो है संथाल जनजाति का युवा गृह, गितियोड़ा मुंडा जनजाति और धुमकुड़िया उरांव जनजाति का युवा गृह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति की मशहूर सा हो जाएगा। संथाल जनजाति की मशहूर चित्रकला का नाम क्या है? देखिए संथाल जनजाति की मशहूर चित्रकला कौन सा हो जाएगा भैया? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा जादोपटिया। जादोपटिया जो है संथाल जनजाति का मशहूर चित्रकला है, जिसमें फटे कपड़ा कागज को जोड़कर एक पट का तैयार किया जाता है। एक पट तैयार किया जाता है, इसे पट तैयार किया जाता है और पट के चारों कोना में बॉर्डर भी बनाया जाता है और इसी में पट तैयार करके इसके अंदर चित्र का निर्माण किया जाता है। कोहबर भी झारखंड के चित्रकला है और सोहराय भी झारखंड का चित्रकला और पैतकर भी झारखंड का चित्रकला है। और कोहबर और सोहराय को 2020 ईस्वी में जीआई टैग। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि झारखंड के कौन से चित्रकला है जिसको 2020 ईस्वी में जीआई टैग। तो इसको पूरा हम लोग को याद रखना है। जो इसका जीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है कोहबर और सोहराय को मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति की लिपि ओलचिकी। देखिए ये क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा भैया, लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। जनजाति का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटने नहीं देंगे, ना दरोगा ना पुलिस ना एक्साइज कांस्टेबल, कहीं से भी एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा जनजाति से संबंधित। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन आएगा और कहीं से छूटेगा नहीं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति की लिपि ओलचिकी का आविष्कारक कौन है? भैया ओलचिकी का लिपि का आविष्कारक कौन है? सबसे पहले तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि संथाल जनजाति की लिपि क्या है। तो लिपि का नाम है ओलचिकी और इसका आविष्कारक कौन है? आविष्कारक है रघुनाथ मुर्मू। देखिए इसका आविष्कारक कौन हो जाएगा भैया? रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1941 ईस्वी में संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी का आविष्कार किया था। और अगर संथाली भाषा की यदि बात किया जाए तो झारखंड की एकमात्र जनजातीय भाषा है जिनको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। अगर पूछेगा संथाली को 8वीं अनुसूची में कब दर्जा दिया गया? तो 52वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। और भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो टोटल 22 भाषा है, जिसमें संथाली भी एक भाषा है 52वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। और ओलचिकी लिपि का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू 1941 में। और अगर झारखंड में रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विद्यालय की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर में रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय है जमशेदपुर में। तो इतना क्वेश्चन यहाँ से याद रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति की सबसे कठोर दंड। देखिए अब दंड का भी बात आ गया, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा भैया। संथाल जनजाति का सबसे कठोर दंड कौन सा हो जाएगा? तो बिटलाहा। यौन शोषण संबंधित यदि किसी को दंड दिया जाना है सामाजिक, और बिटलाहा में क्या होता है कि सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, समाज से बाहर कर दिया जाता है। परंतु अगर कुछ समय बाद समाज से बाहर रहने के बाद इसे समाज के अंदर भी लाया जाता है, इसके लिए भी नियम कानून है, पूरे गांव को भोज कराया जाता है। परंतु लेकिन अभी हम लोग देखेंगे यहाँ बिटलाहा सामाजिक बहिष्कार सबसे बड़ा, संथाल जनजाति में सबसे बड़ा बहिष्कार जो है ये सामाजिक बहिष्कार, जिसका नाम बिटलाहा है। तो इसका सही आंसर कठोर दंड क्या हो जाएगा? बिटलाहा। और देखिए करेला दंड क्या होता है? सबसे कमजोर दंड होता है संथाल जनजाति का करेला दंड। उसी प्रकार से संथाल जनजाति में सुसारिया का क्या होता है? सुसारिया जो होता है ग्राम सभा। संथाल जनजाति में ग्राम सभा का जो संचालन करता होता है उसे सुसारिया कहा जाता है। अगला है लासेर टंगाई जो होता है सुरक्षा प्रहरी।
गांव का सुरक्षा प्रहरी को लाशें टंगाई के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ से भी सबसे बड़ा बहिष्कार हो गया बिटलाहा, और सबसे कमजोर दंड हो गया करेला दंड। सुसारिया ग्राम सभा का संचालन करता होता है, यानी कि ग्राम सभा का संचालन यानी कि एंकरिंग जो होगा यह सुसारिया हो जाएगा। लाशें टंगाए सुरक्षा प्रहरी गांव को किसी भी तरह से सुरक्षा करने की जिम्मेदारी लाशें टंगाई की होती है। इसी में और एक जोड़ लीजिए, भगदो प्रजा। भगदो प्रजा गांव के प्रबुद्ध लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संथालों के धार्मिक पुजारी को क्या कहा जाता है? तो देखिए संथालों के धार्मिक पुजारी जो कि पूजा पाठ कराने का कार्य करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहेंगे नायके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए संथालों में धार्मिक पुजारी को नायके के नाम से जाना जाता है। और पाहन जो है उरांव और मुंडा, उरांव मुंडा जनजाति में जो धार्मिक कार्य करता है उसे पाहन के नाम से जाना जाता है। और लाया जो है भूमिज, भूमिज जनजाति में जो धार्मिक पूजा पाठ कराता है उसे लाया कहा जाता है। तो देखिए यहाँ से 4 क्वेश्चन निकल के आया कि संथालों में धार्मिक पुजारी को नायके कहा जाता है, और पाहन जो है उरांव और मुंडा से संबंधित है, उससे संबंधित धार्मिक पूजा पाठ कराने वाले को कहा जाता है, और लाया जो है भूमि जनजाति में पूजा पाठ कराने वाले को लाया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए अब उरांव जनजाति के बारे में हम लोग देखेंगे। उरांव जनजाति में जो गोत्र होता है उससे क्या कहा जाता है? गोत्र को किल्ली कहा जाता है। उरांव जनजाति में गोत्र को किल्ली कहा जाता है। और उरांव जनजाति में यदि गोत्र की बात की जाए तो उरांव जनजाति में 14 गोत्र हैं। और उरांव जनजाति के बारे में बताइए तो सबसे पहले यहाँ पे जो युवागिरी होता है इसको क्या कहते हैं? युवागिरी को धुमकुड़िया, युवागिरी को धुमकुड़िया। और यह झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति की बात की जाए तो उरांव जनजाति ही है। और उरांव जनजाति का आगमन झारखंड में बोला जाए तो 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के साथ हुआ था। और उरांव और मुंडा जनजाति के बीच समझौता कौन सा स्थान पे हुआ था? मुड़मा में हुआ था। अगला है अखड़ा। उरांव जनजाति में अखड़ा क्या कहते हैं? जहाँ पे नाच गान वाला स्थल होता है, जहाँ पे सामूहिक नाच गान है, और नाच गान सामूहिक जहाँ पे होता है उसे अखड़ा कहा जाता है। और यह गांव के बीच में होता है। और अखड़ा के पास हमेशा देखिएगा वहाँ पे इमली, अखड़ा के पास हमेशा इमली का पेड़ जरूर होता है। क्यों? क्योंकि उरांव जनजातियों का मानना है कि इमली का पेड़ वज्रपात जो होता है वज्रपात को रोकने का काम करता है, और इमली का पेड़ में कभी भी वज्रपात नहीं होता है, इसीलिए अखड़ा के सामने हमेशा इमली का पेड़ होता है। देखिए पाहन क्या करता है? देखिए उरांव जनजाति में पाहन का काम होता है पूजा पाठ कराने वाले को पाहन कहा जाता है। देखिए धुमकुड़िया, देख लिए उरांव जनजाति के युवागिरी धुमकुड़िया होता है। तो इस प्रकार से उरांव जनजाति के बारे में हम लोग देख लिए। 14 गोत्र होते हैं। युवागिरी को क्या कहा जाता है? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, शिक्षित जनजाति। 13वीं शताब्दी में उरांव जनजाति का आगमन होता है। और उरांव और मुंडा के बीच मुड़मा नामक स्थान पर समझौता होता है। और पाहन जो होता है धार्मिक पूजा पाठ कराने वाला होता है। और अखड़ा के सामने इमली का पेड़ जरूर होता है, और इमली के पेड़ में वज्रपात कभी नहीं होता है, और यह वज्रपात को रोकने का कार्य भी करता है। अखड़ा जो होता है सामूहिक नाच गान का स्थान होता है। इस प्रकार से हम लोग देख लिए उरांव जनजाति। अगला क्वेश्चन है, देखिए उरांव जनजाति के बारे में देख लिए। उरांव जनजाति में बंदर का मांस, सभी उरांव जनजाति में जितने भी गोत्र हैं सभी में बंदर का मांस वर्जित है। बंदर का मांस कोई भी उरांव जनजाति नहीं खा सकता है। देखिए केरिया, उरांव जनजाति में जो पुरुष के द्वारा पर्व त्योहार के अवसर पर पुरुष के द्वारा जो कपड़ा पहना जाता है उसे केरिया के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? केरिया के नाम से जाना जाता है। अगला है खनरिया। उरांव महिलाओं के द्वारा पर्व त्योहार के अवसर पर जो वस्त्र पहने जाते हैं
उसे खनरिया के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखने वाला बात हो गया, ये उरांव जनजाति के संदर्भ में है। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति का सर्वोच्च देवता हो जाएगा धर्मेश। उरांव जनजाति का सर्वोच्च देवता धर्मेश हो जाएगा, तो ये धर्मेश सही हो जाएगा। और मारंग बुरु, उरांव जनजाति में मारंग बुरु जो है ये पहाड़ देवता, पहाड़ देवता को क्या कहा जाता है, मारंग बुरु कहा जाता है। डिहवार, डिहार जो होता है सीमांत, जो कि सीमाना होता है, सीमांत देवता को डिहवार कहा जाता है। सीमांत देवता को क्या कहा जाता है, डिहवार के नाम से जाना जाता है सीमांत देवता को। और ठाकुर देव जो होता है ग्राम देवता, और ठाकुर देव ग्राम देवता को ठाकुर देव, ग्राम देवता को ठाकुर देव के नाम से जाना जाता है। धर्मेश सबसे बड़ा देवता धर्मेश होता है। उरांव जनजाति के सर्वोच्च देवता धर्मेश, मारंग बुरु पहाड़ देवता, डिहवार सीमांत देवता, ठाकुर देव ग्राम देवता। तो इतना पॉइंट को भी याद रखने। और उरांव जनजाति, देखिए उरांव जनजाति में भेलवा पूजा, फसल की रक्षा के लिए उरांव जनजाति में जो फसल है उसकी रक्षा के लिए भेलवा, फसल की रक्षा के लिए भेलवा पूजा किया जाता है ताकि फसल में किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसीलिए भेलवा पूजा किया जाता है। गोरिया पूजा, गांव का सुरक्षा, गांव को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गोरिया, गांव को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गोरिया पूजा किया जाता है। उरांव जनजाति में बैगा जो होता है पाहन का सहयोगी होता है। पाहन जो है पूजा पाठ कराने का कार्य करता है और पाहन का सहयोगी जो है बैगा हो जाता है। देखिए पाहन जो है पूजा पाठ कराता है और बैगा जो होता है पाहन को सहयोग करता है, पूजा पाठ कराने में सहयोग करता है या फिर किसी भी तरह से सहयोग का कार्य बैगा के द्वारा किया जाता है। देखिए जब उरांव जनजाति में कोई नया चीज घर में लाया जाता है तो भेलवा फाड़ा जाता है, भेलवा फाड़ा जाता है और ताकि नए सामान में किसी प्रकार की भी नुकसान से बचाया जा सके। उसी प्रकार से फसल की रक्षा के लिए भेलवा पूजा और किस सामान के लिए भेलवा फाड़ पूजा किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग उरांव जनजाति को देखें। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है। देखिए मुंडा जनजाति जो है कहाँ से आए थे, इनका मूल निवास क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका मूल निवास स्थान हो जाएगा तिब्बत, तिब्बत हो जाएगा। अगर महाराष्ट्र का कोंकण, ये उरांव जनजातियों का मूल निवास स्थान। तो देखिए कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा भैया, एक क्वेश्चन के अंदर का कितना न कितना क्वेश्चन है, इसीलिए जनजाति, झारखंड के जनजाति के संदर्भ में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। और अगर अपने दोस्त संगी संबंधी को भी अगर पास कराना चाहते हैं तो उसके पास भी शेयर कर दीजिए। तो देखिए महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र से कौन आए थे, तो उरांव जनजाति। उरांव जनजाति के बारे में हम लोग देख लिए कौन कौन सी इसकी विशेषता है। देखिए पश्चिम बंगाल के लाहौतर, ये संथाल जनजाति जो है इनका मूल निवास स्थान, संथाल जनजाति का मूल निवास स्थान पश्चिम बंगाल का लाहौतर था। और ये मुंडा जनजाति का। अगला क्वेश्चन है, देखिए मुंडा जनजाति का देख लीजिए आगे। मुंडा जनजाति में होड़ो, मुंडा की जाति को होड़ो कहा जाता है। मुंडा अपनी जनजाति को होड़ो के नाम से जानती है। और होड़ो को, ये स्वयं को जो है मुंडा जनजाति जो है स्वयं को होड़ो को कहती है, स्वयं को होड़ो को। और इसकी भाषा जो है मुंडा जनजाति की भाषा मुंडारी है। और इसकी उपनाम, मुंडा जनजाति की उपनाम कोल, मुंडा जनजाति को कोल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भाषा मुंडारी और स्वयं को होड़ो को कहते हैं। और मुंडा की जाति को होड़ो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिजले के अनुसार मुंडा जनजाति का कितना गोत्र है। देखिए रिजले महोदय के अनुसार मुंडा जनजाति का कितना गोत्र है, तो मुंडा जनजाति का 340। रिजले ने 340, मुंडा जनजाति को 340 गोत्र में विभाजित किया था इसके अनुसार। उसके बाद यदि उरांव जनजाति में गोत्र की संख्या 14, उरांव जनजाति में गोत्र की संख्या 14 और संथाल जनजाति में गोत्र की संख्या, देखिए संथाल जनजाति में गोत्र की संख्या 12 और संथाल जनजाति में हड़ या फिर वर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी,
तो वर्ण की संख्या 4, और 4 वर्ण कौन कौन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा किस्कू, मुर्मू, सोरेन, मरुड़ी। ये हम लोग पिछला में देख लिए हैं कि इसका क्या क्या काम होता है। ये राजा होता है, पुजारी होता है, ये सिपाही होता है, ये किसान होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि किसका कितना गोत्र होता है। अगला है देखिए मुंडा जनजाति में, मुंडा जनजाति में अरंडी, मुंडा जनजाति में जो विवाह होता है उसे क्या कहते हैं, अरंडी कहते हैं। सगाई, अगर मुंडा जनजाति में विधवा विवाह को सगाई, मुंडा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है, तो सगाई के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में यदि तलाक होता है, मुंडा जनजाति में तलाक होता है तो उसे सकमचारी, तलाक को सकमचारी के नाम से जाना जाता है, तलाक को सकमचारी के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में एक प्रथा है कान छिद्र का, कान छेदन का एक प्रथा है जिसे तुकुई लुतूर के नाम से जाना जाता है। कर्ण छेदन प्रथा को तुकुई लुतूर के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति की लोक कथा को सोसो बोंगा, यहाँ सोसो हो जाएगा, मुंडा जनजाति में लोक कथा को सोसो बोंगा के नाम से जाना जाता है। तो देख लीजिए मुंडा जनजाति के बारे में, विवाह को अरंडी कहा जाता है, विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है, तलाक को सकमचारी कहा जाता है, कर्ण छेदन प्रथा को तुकुई लुतूर कहा जाता है, और लोक कथा को सोसो बोंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मुंडा जनजाति में पाहन के सहयोगी। देखिए अब मुंडा जनजाति में पाहन के सहयोगी को क्या कहा जाता है, आप लोग याद करके बताइए। तो अगर उरांव जनजाति में पाहन के सहयोगी को क्या कहा जाता है, पाहन के सहयोगी को क्या कहा जाता है, तो पाहन के सहयोगी को वहां बैगा कहा जाता है। परंतु यहाँ पाहन के सहयोगी, मुंडा जनजाति में पाहन के सहयोगी को क्या कहा जाता है, तो पाहन का सहयोगी हो जाएगा उसको कहा जाएगा पनभरा। मुंडा जनजाति में पाहन के सहयोगी को पनभरा कहा जाता है। और डेहरी जो होता है ग्रामीण पुजारी, मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को डेहरी कहा जाता है। देवड़ा जो तंत्र मंत्र विद्या, तंत्र मंत्र या फिर झाड़ फूक तंत्र मंत्र या फिर झाड़ फूक करने वाले को क्या कहा जाता है, मुंडा जनजाति में, तो उसे देवड़ा के नाम से जाना जाता है। डेहरी ग्रामीण पुजारी। और शासन दफन जहाँ पे किया जाता है, मृतक का दफन जहाँ पे किया जाता है उसको शासन के नाम से जाना जाता है। तो देख लिए उरांव जनजाति में पाहन के सहयोगी को बैगा और मुंडा जनजाति में पनभरा कहा जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना भाई। इसी प्रकार से आगे हम लोग देख लेते हैं मुंडा जनजाति में जो भूमि होती है, भूमि को हम लोग 3 प्रकार से देख लेते हैं। उसका उत्पादन, और यहाँ पूछ देगा उत्पादन के आधार पर मुंडा जनजाति में भूमि को 3 प्रकार से बांट कर देखते हैं। पहला पंकु भूमि, सर्वाधिक उपजाऊ भूमि यदि बोला जाए तो पंकु भूमि जो है सर्वाधिक उपजाऊ वाली भूमि है। नागरा भूमि अपेक्षाकृत कम उपजाऊ, यानी कि ना तो ज्यादा ना ही सबसे कम, उससे नागरा भूमि। कहीं कहीं इसे नागरा मिट्टी भी कहा जाता है, नागरा भी मिट्टी भी होता है। अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होता है। एक खिरसी भूमि, ये इसमें बहुत कम उपजाऊ होता है, खिरसी भूमि में होता है, बहुत कम उपजाऊ होता है। कम उपजाऊ होने वाली भूमि को खिरसी। तो हम लोग देख लिए कितना प्रकार की भूमि हो गया, सबसे पहले पंकु भूमि, नागरा भूमि और खिरसी भूमि। तो इसको भी ध्यान रखने का बात है। अगला है हो जनजाति की लिपि का नाम क्या है। तो देखिए हो जनजाति की लिपि का नाम क्या है, वारंगछिती। सही आंसर क्या हो जाएगा, वारंगछिती। तो देखिए हो जनजाति की लिपि का नाम क्या हो गया भैया, तो वारंगछिती हो गया। और अगर ओलचिकी किस जनजाति का, तो संथाल जनजाति की लिपि को ओलचिकी। और इसके निर्माता कौन थे, रघुनाथ मुर्मू इसके निर्माता थे। देखिए स्टेट तुरतुड़ क्या होता है, स्टेट तुरतुड़ देखिए हो जनजाति के अखड़ा जहाँ पे सामूहिक नाच गान होता है उसे अखड़ा कहा जाता है। उसे हो जनजाति के द्वारा स्टेट तुरतुड़, हो जनजाति के द्वारा अखड़ा को स्टेट तुरतुड़ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हो जनजाति में इल्ली किसे कहा जाता है। देखिए हो जनजाति में इल्ली किसे कहा जाता है, तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा पेय पदार्थ, जिससे
उरांव मुंडा जनजाति में पेय पदार्थ को हड़िया कहा जाता है, उसी प्रकार से हो जनजाति में इसे हड़िया को ही इल्ली के नाम से जाना जाता है। हड़िया को ही इल्ली के नाम से जाना जाता है। और देखिए अखड़ा, हो जनजाति में अखड़ा हम लोग देख लिए इष्टे तुरतुड़। हो जनजाति में अखड़ा को इष्टे तुरतुड़ के नाम से जाना जाता है। अगर हो जनजाति की लिपि यदि बात किया जाए तो वारंग छिति, अभी हम लोग देखे वारंग छिति इसकी लिपि हो जाएगी। अगला है देखिए हो जनजाति के बारे में, अगला हम लोग देख लेते हैं दिक्कु विवाह के प्रकार। दिक्कु आदि विवाह, यदि हो जनजातियों का गैर जनजातियों से यदि विवाह होता है तो उससे क्या कहा जाता है, दिक्कु आंदी विवाह। उसके बाद अंडी या फिर ओपोर्तुपी विवाह, जो हरण विवाह को हरण विवाह को यानी कि हरण करके विवाह जब किया जाता है तो उसे अंडी या फिर ओपोर्तुपी विवाह के नाम से जाना जाता है। आंधेर विवाह में वधु द्वारा वर के यहाँ रहना जब तक विवाह ना हो। जो कन्या होती है वो वर के घर में रहने लगती है जब तक कि उसका विवाह ना हो। वैसे विवाह को क्या कहा जाता है, वैसे विवाह को आंधेर विवाह के नाम से जाना जाता है। देखिए हो जनजाति में भी भूमि के प्रकार, हो जनजाति में भी भूमि का प्रकार हम लोग देख लेते हैं। देखो बेड़ो भूमि जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है उसे बेड़ो भूमि कहा जाता है। इसीलिए झारखंड का जो बेड़ो जगह है वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जो कि रांची जिले में है। उसके बाद बेड़ो के बाद वादी जो है धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। वादी भूमि जो होती है धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और अगला है गोड़ा भूमि, मोटे अनाज की खेती। गोड़ा धान भी होता है, जो कि वर्षा काल में सबसे पहले इसी धान का उपजाऊ होता है, गोड़ा धान का, यानी कि मोटे अनाज की खेती। इस प्रकार से भूमि को हम लोग देख लिए, बेड़ो भूमि, वादी भूमि, गोड़ा भूमि। अगला है पालकी ढोने वाली जनजाति कौन सी है। झारखंड में जो है पालकी ढोने वाली जनजाति कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया, सही आंसर हो जाएगा खड़िया जनजाति। सही आंसर क्या हो जाएगा, खड़िया जनजाति। अगला है निम्न में से कौन खड़िया जनजाति का भाग है। निम्न में से कौन खड़िया जनजाति का भाग है, तो देखिए पहाड़ी खड़िया ठीक हो गया, ढिलकी खड़िया भी पहाड़ी खड़िया जनजाति का भाग है, दूध खड़िया, यानी कि तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यानी कि खड़िया जनजाति पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया 3 भागों में विभाजित है। अगर सबसे पिछड़ा पहाड़, यदि तीनों खड़िया में सबसे पिछड़ा खड़िया की यदि बात किया जाए तो पहाड़ी खड़िया सबसे पिछड़ा खड़िया है। दूध खड़िया जो है सबसे विकसित, खड़िया है, सबसे विकसित खड़िया दूध खड़िया है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए खड़िया जनजाति के भाग को। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह को ओलोलदाय, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह को ओलोलदाय के नाम से जाना जाता है। सहपलायन यानी कि वर और वधु लड़का लड़की साथ में भाग जाते हैं, उसे उधरा उधारी विवाह कहा जाता है। ढुकू चौलकी विवाह बिना निमंत्रण के, बिना किसी के जानकारी के, जब लड़का के द्वारा लड़की को अपने घर लाया जाता है और बिना किसी को जानकारी, ना ही समाज को जानकारी होती है, तो उस प्रकार के विवाह को ढुकू चौलकी विवाह कहा जाता है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में ढुकू नाम ज्यादा फेमस है। तपा जो होता है अपहरण विवाह, खड़िया जनजाति में तपा जो होता है अपहरण विवाह को तपा विवाह कहा जाता है।